नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के एक विशेष टॉपिक, जो ये टॉपिक ऐसा है कि जो ज्योग्राफी संबंधी जो एग्जाम है, कमीशन एग्जाम है, जैसे रीट, सीटेट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी एग्जामों के अंतर्गत ये समान रूप से प्रभावी टॉपिक है। तो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी का स्वरूप एवं गतियाँ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, पृथ्वी का व्यास कितना है, त्रिज्या कितनी है, यह पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी को स्थिर, चपटी एवं तस्तरी नुमा माना जा रहा था। प्रारंभ में पृथ्वी को स्थिर, चपटी, पृथ्वी को स्थिर, चपटी एवं तस्तरी नुमा माना जाता था। यानी कि जब पृथ्वी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, स्टार्टिंग अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी को ऐसे माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर अवस्था में, गतिशील नहीं है, पृथ्वी इस तरह है और चपटी है, एक प्लेट की तरह, तस्तरी की तरह है। लेकिन भारतीय ग्रंथों में, जैसे भारतीय ग्रंथ वेदों के अंतर्गत, भारतीय ग्रंथों में जैसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, तथा आर्यभट्ट की पुस्तक है, आर्यभट्ट की पुस्तक है, आर्यभट्टीय, इनके अंतर्गत पृथ्वी को गोल माना गया है। पृथ्वी को गोल यानी गेंद की तरह माना गया है। तो देखिए, प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत तो पृथ्वी को स्थिर, चपटा एवं तस्तरी नुमा माना जाता था। फिर भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अंतर्गत और जो आर्यभट्ट है, इनकी पुस्तक है आर्यभट्टीय के अंतर्गत पृथ्वी को गोल या गेंद की तरह माना गया है। और आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गेंद की तरह गोल बताया है। जो हमारे भारतीय विद्वान है आर्यभट्ट है, इन्होंने पृथ्वी को गेंद की तरह गोल बताया है, तथा यह बताया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तथा दिन व रात बनते हैं। दिन व रात बनते हैं। तो देखिए, किस जो महान विद्वान है जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी की आकृति गोल है, यह पृथ्वी पश्चिम के से पूरब की ओर तरफ घूमती है और दिन और रात बनते हैं। तो इसके देखिए, इसके बारे में बताया था आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। और आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वितीय, आर्यभट्ट एवं भास्कराचार्य द्वितीय, तो देखिए ये दोनों भारतीय विद्वान हैं और इन्होंने ये बताया कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण तथा गुरुत्वाकर्षण, इनके बारे में तथ्य प्रस्तुत किए। तो देखिए, सर्वप्रथम सूर्य एवं चंद्र ग्रहण और गुरुत्वाकर्षण के बारे में तथ्य किसने प्रस्तुत किए? आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वितीय ने। और 16वीं शताब्दी के अंदर देखिए, पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। देखिए, मैं क्या बोलूं कि पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं, जबकि यह सही नहीं है। और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस गैलीलियो
कोपरनिकस गैलीलियो। इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। देखिए कोपरनिकस गैलीलियो ने क्या बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। तो ये यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, या ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया? तो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, और पृथ्वी को सर्वप्रथम में जो गोलाकार बताने वाले विद्वान है, यूनानी विद्वान पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार बताने वाला यूनानी विद्वान, पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार बताने वाला यूनानी विद्वान ये है पाइथागोरस। पाइथागोरस और अरस्तु, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया। तो देखिए, जो यूनानी विद्वान है पाइथागोरस और अरस्तु, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया। और पृथ्वी की परिधि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान है, पृथ्वी की परिधि के बारे में, पृथ्वी की परिधि के बारे में जानकारी देने वाले विद्वान इरेस्टोस्थनीज। तो देखिए, अभी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम बताए थे कि प्राचीन काल के अंतर्गत पृथ्वी को स्थिर, चपटा एवं तस्तरी नुमा माना जाता था। लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, वेद है, या आर्यभट्ट की जो पुस्तक है आर्यभट्टीय, इसके अंतर्गत पृथ्वी को गेंद की तरह गोलाकार बताया गया है। और इसके अलावा जो हमारे जो प्राचीन भारतीय विद्वान है भास्कराचार्य द्वितीय और आर्यभट्ट, इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं। इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत कोपरनिकस गैलीलियो ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाले, सर्वप्रथम गोलाकार बताने वाले यूनानी विद्वान है पाइथागोरस और अरस्तु, इन्होंने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार बताया। और पृथ्वी की परिधि के बारे में जानकारी देने वाले विद्वान है इरेस्टोस्थनीज, इन्होंने 250 ईस्वी पूर्व 250 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया। ये बताते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति गोलाकार है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चपटी, जैसे पृथ्वी है ये गोलाकार है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चपटी है, इसको कहते हैं जियोड। इस आकृति को कहते हैं लब्ध गोलाभ। पृथ्वी की जो आकृति इसको कहते हैं लब्ध गोलाभ, लब्ध गोलाभ या जियोड, या जियोड। अब देखें कि पृथ्वी की जो परिधि है इसके बारे में देखते हैं। परिधि, तो देखिए ये पृथ्वी, अब इसकी जो परिधि है, ये बाहर की जो परिधि है, तो यहाँ पर बीच में ये तो कहलाती है भूमध्यरेखीय परिधि, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये कहलाती है ध्रुवीय परिधि। तो देखिए जो पृथ्वी की भूमध्यरेखीय परिधि है, भूमध्यरेखीय परिधि की जो ये लंबाई है ये लगभग 40,077 किलोमीटर है, और ध्रुवीय परिधि है ये है 40,000 किलोमीटर। तो देखिए इसकी पृथ्वी की परिधि है भूमध्यरेखीय परिधि।
पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,077 किलोमीटर, और पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है। तो देखिए पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है, ये भूमध्य रेखा है, इसके भूमध्य रेखीय जो परिधि है ये है 40,077 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि है, ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर परिधि है 40,000 किलोमीटर। इसके देखिए भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय परिधि, इसके अंतर्गत 77 किलोमीटर का अंतर है। कितने का? 77 किलोमीटर का। अब बात करते हैं पृथ्वी का जो व्यास है। देखिए ये पृथ्वी गोलाकार है, ये अब इसका ये व्यास है, ये इस व्यास की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास है, ये ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर, ये है इसका व्यास। तो देखिए प्रत्येक जो मैं आपको पॉइंट लिखा हूं ये कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, जो ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसकी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय व्यास है इसके अंतर्गत 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर। तो देखिए ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण आ गए कि पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम किस विद्वान में नापा था? तो एरिस्टोस्थेनीज ने। कब? 250 ईस्वी पूर्व, यानी 256 ईस्वी पूर्व एरिस्टोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि के बारे में जानकारी दी। और पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,077 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि है 40,000 किलोमीटर, यानी दोनों में अंतर कितना है? 77 किलोमीटर का। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। अब पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, तो देखिए पृथ्वी का कुल क्षेत्र है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 51,01,00,500 वर्ग किलोमीटर। ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब इसके पृथ्वी के लगभग 29% भाग तो क्या है? स्थल। 29% भाग है स्थल और 71% भाग है जल। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% भाग तो क्या है? स्थलीय और 71% भाग है जलीय। तो देखिए इसका जो 29% है, जो 29% है स्थलीय भाग है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 14 करोड़ 84 लाख। पृथ्वी के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल है 14 करोड़ 84 लाख वर्ग किलोमीटर और जलीय भाग का क्षेत्रफल है 36 करोड़ 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए पृथ्वी के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल 14 करोड़ 84 लाख वर्ग किलोमीटर और जलीय भाग का क्षेत्रफल है 36 करोड़ 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन, पृथ्वी का जो आयतन है 416 मिलियन क्यूबिक, मिलियन क्यूबिक, ये इसका आयतन है। अब है पृथ्वी का घनत्व। घनत्व है 5.517। इसी प्रकार से पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.882 इंटू 10 की घात 21, ये इसका है अद्रव्यमान। अब है पृथ्वी के धरातल का भार, तो ये
6.600 खरब टन, 6.600 खरब टन ये इसका भार है। अब इसकी वक्रता, पृथ्वी की वक्रता, तो देखिए वक्रता है 7.98 तो 11 प्रति मील। तो देखिए ये पृथ्वी के बारे में कुछ स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारियां थी कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, देखिए ये भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा का ये व्यास, ये परिधि, सॉरी ये परिधि है, और पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है ये 40,077 किलोमीटर है और ध्रुवीय परिधि है 40,000 किलोमीटर। अब व्यास क्या होता है, अगर इसके ग्लोब के अंतर्गत मैं एक यहाँ से जैसे रॉड डाल देता हूँ आर पार, तो इसका जो ये व्यास बन जाएगा। तो इसका ये जो व्यास है ये भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास के अंतर्गत 43 किलोमीटर का अंतर है। इसी प्रकार से पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 51,000,500 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से इसमें पृथ्वी के स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल है 14,84,00,000 वर्ग किलोमीटर और जलीय भाग का क्षेत्रफल है 13,36,00,000 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। पृथ्वी का जो आयतन है 416 मिलियन क्यूबिक और पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.882 × 10⁻21। इसकी वक्रता 7.98 की घात 11 प्रति मील। देखिए वक्रता क्या होती है, इसका ये जो गोलाई है ये कहलाती है इसकी वक्रता। इसका घनत्व है 5.517 और पृथ्वी का भार है 6.600 खरब टन। तो ये पृथ्वी के स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब बात करते हैं पृथ्वी की गतियां। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थित नहीं है, पृथ्वी गतिशील है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी दो तरह से मूवमेंट करती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यानी पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो दैनिक गति और एक वार्षिक गति। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी है और पृथ्वी एक अक्ष पर है। ये एक अक्ष कोई स्थिर अक्ष नहीं है, काल्पनिक अक्ष है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जिस ध्रुव पर ये टिकी हुई है, ये काल्पनिक अक्ष है, इसके सहारे घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, लगभग 24 घंटे में, एक दिन में पूरा कर लेती है। तो ये कहलाती है दैनिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इसलिए इसको कहते हैं दैनिक गति। तो इंग्लिश में इसको रोटेशन कहते हैं या इसको घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण गति। और इसका जो राइट टाइम होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड इसका जो राइट टाइम होता है। और ये टाइम लगभग 24 घंटे, लगभग 24 घंटे का समय। और पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है, वार्षिक गति यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो देखिए पृथ्वी की जो दैनिक गति है और वार्षिक गति है, दोनों गतियां साथ साथ चलती है। ये कैसे चलती है, पहले तो इसके बारे में बताता हूं कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है वो लगभग 365 सही 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, लगभग एक वर्ष का समय, एक वर्ष में सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा करती है, अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है, इसलिए इसको परिक्रमण गति कहते हैं। अब हम एक एक गतियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों घूमती है। तो अपने जो अक्ष पर घूमती है वो तो कहलाती है दैनिक गति, और जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है वो कहलाती है वार्षिक गति। देखिए आपने अगर मेले में देखा होगा, और मेले के अंतर्गत एक झूला आता है, झूले टाइप में इस तरह की जो गोल चक्री सी रहती है ये,
अब इस गोल चक्री के ऊपर क्या है कि इसमें ये इस तरह पर यहाँ कुर्सियां लगी रहती है, ये इसको ब्रेक डांस बोलते हैं, ब्रेक डांस से बुलाए। तो इसमें क्या है कि ये चक्री है, ये घूमती है, ये जो कुर्सी लगी हुई है ये कुर्सी अपने स्थान पर घूम रही है और अपने स्थान पर घूमने के साथ साथ ये धुरी के चारों ओर भी घूमती है। तो देखिए एक तो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगा रही है और एक इसे धुरी के चारों चक्कर लगा रही है। तो आप इसको देखिए अगर इस पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, लगभग एक दिन में चक्कर लगा रही है मान लो, तो ये तो कहलाती है दैनिक गति। और ये पूरा एक चक्कर लगा रही है, ये लगभग एक वर्ष में लगा रही है, तो इसे कहते हैं वार्षिक गति। तो अब देखिए पृथ्वी की दो गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो दैनिक गति है इसको घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं और जो सूर्य के चार चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। अब देखिए इनके बारे में एक एक बारे में डिटेल्स अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दैनिक गति। देखिए कई विद्यार्थियों को ये दिमाग में आ रहा है कि सर ये पश्चिम से पूर्व किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व किधर होता है। तो यदि आप किसी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, आपके सामने बोर्ड है, तो आप ये मान लो कि अगर ये प्लस का चिन्ह लगाओ बोर्ड पे, तो आपका जो सीधा हाथ होता है ये हमेशा पूर्व में रहता है, सीधा हाथ पूर्व में, उल्टे हाथ की साइड है पश्चिम, आपका सर रहता है उत्तर में और पैर दक्षिण में। तो देखिए पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। जैसे मेरे हाथ में ये ग्लोब है, ये तो इस ग्लोब पर मेरा सीधा हाथ ये, तो ये क्या हो गया पूरब, इधर क्या हो गया पश्चिम, ऊपर क्या हो गया उत्तर और नीचे दक्षिण। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरह घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो आपको देखिए इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यदि आपका ये बोर्ड इस दीवार पर लगा हुआ है, अगर किसी भी दीवार पर लगा हो, लेकिन आपको तो दिमाग में एक ध्यान रखना है कि आपका जो सीधा हाथ है वो पूरब में और उल्टा हाथ पश्चिम में और सर उत्तर में और पैर दक्षिण में। अरे भाइयों अगर ये याद नहीं है, सबसे सीधा तरीका है दिशा याद करने का कि एक शब्द तो याद हो जाएगा पप्पू, पप्पू, और ये पप्पू उधम मचाता है, क्या करता है उधम मचाता है। अब आपको कहीं भी दिशा ज्ञात करनी है तो एक प्लस का चिन्ह बना लो, ये प्लस का चिन्ह बोर्ड पे, और इस पप्पू का नाम लिख दो, ये पप्पू, पप्पू लिख दिया नाम, और ये क्या करता है उधम मचाता है। तो देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो अब दैनिक गति के बारे में अध्ययन करते हैं। दैनिक गति, तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब इसके कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। दिन में रात बनते हैं। समुद्री धाराओं में परिवर्तन आता है। देखिए समुद्री धाराएं जैसे गर्म जल की धारा है, ठंडी जल की धारा है, तो इन धाराओं में परिवर्तन आता है, समुद्री धाराओं में परिवर्तन आता है। समुद्री धाराओं में परिवर्तन आता है। ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कि आपको ये तो पता ही है कि दिन और रात कैसे बनते हैं, कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, यानी सूर्य अपने अक्ष पर है, जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, यानी पृथ्वी का जो भी हिस्सा है वो सूर्य के सामने होता है, वहां तो दिन होता है और पीछे की साइड में रात होती है। इसके अलावा समुद्री धाराओं में परिवर्तन आता है और समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्र में ज्वार भाटा कौन सी गति के कारण आता है, तो दैनिक गति के कारण आता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण दिन में रात बनते, समुद्री धाराओं में परिवर्तन आता है और ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूरब की ओर घूमने में, देखिए पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर घूमने से सूर्य पूरब में उदय होता है, सूर्य पूरब में उदय होता है, वे पश्चिम में अस्त होता है। तो देखिए सूर्य का पूरब में उदय होना और पश्चिम में अस्त होना, यह भी कौन सी गति के कारण होता है? दैनिक गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री है। देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष से, ये इसका पृथ्वी का अक्ष मान लेते हैं, और इस पृथ्वी अपने अक्ष से इस तरह से 23.5 डिग्री पूरब तरफ झुकी हुई है। तो देखिए इसका ये झुकाव है, ये कोण जो बन रहा है ये 23.5 डिग्री। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष से जो ये कोण बनाती है ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। तो देखिए इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि पृथ्वी कितनी गति से घूमती है। तो देखिए पृथ्वी की गति, तो देखिए पृथ्वी की जो औसत दैनिक गति है, औसत दैनिक गति है इसकी 1610 किलोमीटर। औसत दैनिक गति 1610 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर इसकी गति होती है 1600 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर। तो देखिए जैसे ये पृथ्वी है, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम के से पूरब की ओर जो घूमती है, तो इसकी औसत गति है 1610 किलोमीटर। और इसकी जो भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा पर इसकी गति होती है 1600 किलोमीटर होती है। जबकि इसकी जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इन दोनों अक्षांशों पर जो इसकी गति होती है वो 1120 किलोमीटर होती है, 1120 किलोमीटर की गति होती है। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए कि पृथ्वी की औसत गति कितनी होती है? 1610 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर गति कितनी होती है? 1600 किलोमीटर। और इसकी 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर कितनी होती है? 1120 किलोमीटर। अब इसमें देखिए कि पृथ्वी, आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति 14 फरवरी की आती है, लेकिन कभी कभी 15 फरवरी की आ जाती है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड में चक्कर लगाती है। ये कहलाता है एक नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस पूछ लिया जाता है कि एक नक्षत्र दिवस की लंबाई कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड। और जो 24 घंटे, ये पूरा 24 घंटे का समय, ये कहलाता है सौर दिवस। सौर दिवस। अब देखिए पूछ लिया जाता है कि नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में कितने समय का अंतर होता है? तो एक नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के अंतर्गत 3 मिनट 56 सेकंड का अंतर होता है, 3 मिनट 56 सेकंड। तो देखिए ये 3 मिनट 56 सेकंड का समय ये लगातार बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन की अवधि बढ़ जाती है, इसलिए मकर संक्रांति 15 तारीख होती है। तो ये थी दैनिक गति। अब इसके बारे में वार्षिक गति के बारे में और अभी 5 मिनट। वार्षिक गति, तो देखिए पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है वो तो कहलाती है दैनिक गति। अब जो पृथ्वी सूर्य के चारों, ये सूर्य है और सूर्य के चारों पृथ्वी अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है।
तो पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर है, एक चक्कर लगभग 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में चक्कर लगाती है। और ये जैसे अक्ष पर जो चक्कर लगाती है ये कहलाता है भूकक्षा। भूकक्षा जिस मार्ग में जो चक्कर लगाती है कहलाती है भूकक्षा। और ये वामावर्त मार्ग कहलाता है, वामावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त क्लॉकवाइज कहलाता है। और इसका जो अंडाकार वृत्ताकार है, ये मार्ग अंडाकार नहीं होकर वृत्ताकार होता है। इसकी लंबाई 965 मिलियन किलोमीटर, 965 मिलियन किलोमीटर, यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है वो मार्ग कितना लंबाई का है, 965 मिलियन किलोमीटर। और कितने समय में चक्कर लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का, लगभग 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में चक्कर लगाती है। इसलिए ये गति कहलाती है वार्षिक गति। पृथ्वी की देखिए औसतन रूप से इसकी जो गति रहती है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है वो 29.5 सेकंड 29.5 सेकंड प्रति किलोमीटर, 1 सेकंड 29.5 सेकंड प्रति किलोमीटर की दर से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए कि पृथ्वी, ये पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर कितनी गति से लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों 29.6 सेकंड प्रति किलोमीटर की दर से चक्कर लगाती है। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये प्रत्येक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बोल रहा हूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब पृथ्वी और सूर्य के सबसे नजदीक, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे जो कम दूरी होती है वो 3 जनवरी को 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। और यह दूरी 14 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, 14 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, उपसौर। तो देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, यह दूरी 14 करोड़ 20 किलोमीटर होती है और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है और यह दूरी रहती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो सबसे अधिकतम होती है वो 14 करोड़ तो देखिए ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम दूरी रहती है, ये रहती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिकतम दूरी है 4 जुलाई को, ये 15 लाख 20 किलोमीटर, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और ये कहलाती है अपसौर। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो सबसे अधिकतम दूरी रहती है वो तो कहलाती है अपसौर और जो सबसे कम दूरी कहलाती है वो कहलाती है उपसौर। अब देखिए कि एक वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का आता है, लेकिन कभी कभी 29 दिन का हो जाता है। उसका कारण क्या है कि देखिए 365 दिन, ये 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, लगभग 6 घंटे का समय, ये लगभग 6 घंटे का समय। तो ये 6 घंटे का समय बढ़ते बढ़ते 4 वर्ष में जाकर 24 घंटे, 1 दिन की अवधि बढ़ जाती है। तो उस महीने के अंतर्गत फरवरी 29 की होती है। तो देखिए ये इस कारण से फरवरी 29 तारीख होती है। अब पृथ्वी की वार्षिक गति होती है, इस वार्षिक गति के कुछ प्रभाव होते हैं। तो देखिए वार्षिक गति के क्या प्रभाव होते हैं कि वार्षिक गतियों के कारण ऋतुओं का निर्धारण होता है, जैसे कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु। इसके अलावा जो वार्षिक गति होती है इसके कारण जैसे ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होना, दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना, इस तरह की स्थितियों का पता
चलता है। तो देखिए आज हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इसमें छोटी छोटी कोई अगर गलती रह गई हो तो आप इसके बारे में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप दिए गए मोबाइल पर फ़ोन कर सकते हैं। और यदि ये लेसन आपको मतलब अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस लेसन को एक बार स्टार्ट करने के बाद पूरा देखें आप। धन्यवाद।